तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे मैंने एसएससी सीजीएल 2024 और 2025 जो कि मेरे पहले और दूसरे अटेम्प्ट थे, उसमें मैंने इंग्लिश में टीयर 2 में जो कि फाइनल पेपर होता है उसमें 131 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 135। दोनों बार मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ जिसकी वजह से मेरे 4 नंबर कम आए। इस वीडियो में मैंने ए टू जेड हर चीज़ कवर करने की कोशिश करी है, जैसे कि मेरी सोर्सेज, मेरे स्ट्रैटेजी, एक एक टॉपिक पर बात करी है कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, ताकि आपको इस तरह की और 20 वीडियो ना देखनी पड़े। तो कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट करते जाना चीज़ें। और ये वीडियो बिगिनर, इंटरमीडिएट या रिपीटर सबके लिए है, जिसके भी मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी तैयारी में। वीडियो शुरू होने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि यार इस चैनल समर्थ एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है समर्थ एजुकेटर, उसको भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल वगैरह स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पर भी डालूंगा। प्लस एसएससी सीजीएल इस बार का टीयर 2 होने से पहले मैंने प्लान किया है कि आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा दूं, तो इसलिए इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैंने कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी पढ़ा दी, आप देख सकते हो। प्लस 2-3 मैंने और वीडियोस डाली हैं रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी वगैरह, और कैसे मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में ही सीजीएल क्रैक किया, तो आप बिल्कुल देख सकते हो वीडियो। तो आप शुरू करते हैं वीडियो। तो अब आते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पर। तो यार एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश में 3 चीज़ें होती है जिससे तुम्हारा इंग्लिश पूरा कवर होता है। पहली चीज़ है यार ग्रामर, ठीक है। दूसरी चीज़ है वोकैबुलरी, और तीसरी चीज़ है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सबसे पहले बता दूं तुम्हें कि वोकैब में पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो ध्यान रखना है। तो इसलिए तुम्हें पीवाईक्यूज सारे ज़रूर कर लेने हैं, ठीक है। बाकी कुछ करो ना तुम। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मेरा मेरा अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी वगैरह और बैच क्या था। तो मैंने देखो केजीएस का बैच लिया था। सोर्सेज मैं बता रहा हूँ ये अपने। केजीएस का बैच लिया था, लाइव बैच किया था, रिकॉर्डेड नहीं था। उससे मैंने पढ़ाई करी, और कंप्लीट करने के बाद जो भी मुझे कमी लगी किसी टॉपिक में या मॉक देते समय मुझे लगा कि कुछ टॉपिक में मुझे और अच्छा होने की ज़रूरत है, कुछ जल्दी टाइमिंग, ज़्यादा टाइम मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स यूट्यूब से पढ़े। देखो यार, किसी भी बैच से पढ़ते हो ना तुम, तो यार 100% चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना। कहीं कहीं तुम्हें टॉपिक्स में स्पीड लाने के लिए, ये सब करने के लिए तुम्हें यूट्यूब वगैरह का भी सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो यूट्यूब मेरा दूसरा सोर्स था। प्लस पीवाईक्यूज, स्पेशली वो कैब के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने पीवाईक्यूज बहुत सारे देखे, उसमें से वो कैब कलेक्ट करी। क्योंकि यार बैच में देखो टीचर एक 100% वोकेबुलरी तो कंप्लीट भी नहीं करा सकता है, ठीक है। तो जो रह गए थे, जो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा थे, वो मैंने पीवाईक्यूज में से देखकर अपने नोट्स में नोट किया उन्हें, और उनका भी मैंने रिवीजन किया प्रॉपर। तो ये मेरे सोर्सेज थे। और ये एक लाइन में तुम्हें अगर सिलेक्शन के लिए बताऊं, तो एसएससी के लिए हो या इंग्लिश के लिए हो या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सीजीएल की, तो यार तुम्हें देखो बस 3 चीज़ करनी है। एक तो यार सिलेबस कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज, यही स्टडी लिखा मैंने, तो पढ़ना है। प्लस रिवीजन करना है डेली। एक चैप्टर हो जाए, 2 चैप्टर हो जाए, तब मैं रिवीजन करूंगा। ये करते रह जाओगे और मन नहीं करेगा फिर धीरे धीरे, क्योंकि लंबा जितना रिवीजन खिंचता है उतना नहीं मन करता है। तो यार रिवीजन को शॉर्ट रखो। अभी मैं रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी अपनी बताऊंगा, तभी मैं उसे फॉलो कर पाया कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन के दौरान। और प्लस मॉक मॉक तो यार लगाना ही लगाना है, ताकि तुम जो है एक्चुअल मॉक जब दो तो उसमें तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए उसकी। तो यही सिलेक्शन तुम्हें दिलाएगा। अब आ जाते हैं टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। तो यार देखो ग्रामर में तुम्हारे देखो वॉइस आता है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि एक्टिव को पैसिव, पैसिव में एक्टिव को पैसिव में बदलो, पैसिव को एक्टिव में बदलो। स्पीच आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली। क्वेश्चन टैग टॉपिक एक आता है कि क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे लंबा टॉपिक भी है, जिसके अंदर तुम्हारा आर्टिकल, ए अंदा वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, टेंस, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब इसमें तुम्हें ये सीखते हो कि वर्ब कब सिंगुलर और कब प्लूरल होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें काफ़ी रूल्स भी पढ़ते हो तुम, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। मतलब लिखा ही है कि स्पीच के पार्ट्स, कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो उसके पार्ट्स करोगे तो यही सब तुम्हें दिखेंगे। तो ये
तुम्हें मैं बता दूं काम कहाँ आता है। तो जो क्वेश्चंस डायरेक्ट थोड़ी कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पर कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव आया है, या इसमें कंजंक्शन ढूंढो, प्रेपोजिशन ढूंढो। पर इन सब की बस एक नॉर्मल रफ नॉलेज होती है ना तुम्हें, तो तुम उसमें क्वेश्चन एक्चुअल आता है फाइंड एरर। एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, और तुमसे पूछा जाएगा कि इसके किस पार्ट में एरर है। इस तरह के स्लैश लगे होंगे, पार्ट ए, बी, सी, डी। अब ऑप्शन में पूछा जाएगा किस पार्ट में एरर है सेंटेंस के, तो तुम तभी एरर फाइंड कर पाओगे ना जब तुम्हें इनकी नॉलेज होगी कि आर्टिकल ए अंधा में गड़बड़ी है, या बीच में कहीं ज्वाइन हुआ है सेंटेंस, कंजंक्शन जिनसे ज्वाइन करते हैं सेंटेंस उसमें गड़बड़ी है, प्रेपोजिशन में गड़बड़ी है ना। तो एक नॉलेज रहनी चाहिए तुम्हें इन सब चीज़ों की। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तुम्हारा काम इसी तरह के क्वेश्चन में आना है। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है पूछे जाते, यही आता है। अब मैं रिवीजन की बात कर लेता हूँ। तो रिवीजन मेरा यार कंप्लीट देखो ऐसा था कि सस्टेनेबल हो। रिवीजन मेरा ऐसा था कि सस्टेनेबल का मतलब है कि जो लंबे समय तक मैं कर पाऊँ और एग्जाम के पहले तक मैं कर पाऊँ, और बीच में ये ना हो गया जैसे होता नहीं, लंबा रिवीजन खिंच जाता है तो मन नहीं करता है करने का रिवीजन, तो वैसा ना हो। क्योंकि मैंने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन 1 साल करी है, तो यूपीएससी में मेरा एक बहुत बड़ा कारण था जो कि मैंने छोड़ा प्रिपरेशन करना, वो रिवीजन ही बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं परफेक्ट थी। तो मेरा देखो पूरे एसएससी सीजीएल के दौरान रिवीजन की स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट में यही थी कि यार डेली, जैसे आज लेक्चर 4 हो रहा है, आज लेक्चर 4 हो रहा है, तो लेक्चर 4 लाइव करने से पहले मैं पिछले 3 लेक्चर्स ये रिवाइज करता था, ठीक है। और उस इसमें 10-15 मिनट लगते थे, क्योंकि अभी जल्दी पिछले 3 दिनों में पढ़ा है 3 लेक्चर्स, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और तुरंत का तुरंत रिवाइज कर लो। और उसके बाद लेक्चर 4 में तब लाइव करता था, और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद तुरंत पढ़ा है तो 5 मिनट में फिर से इसको भी रिवाइज करता था। समझ रहे हो। और अब जैसे इसी तरह डेली में करता था। अब लेक्चर 5 जब होगा तो मैं पिछले 3 मतलब 2, 3, 4 को रिवाइज करूंगा, फिर लेक्चर 5 करूंगा और उसको रिवाइज करूंगा। तो इस तरह कंप्लीट जब सारे लेक्चर्स हो गए तो तुम ही समझो कि मेरे हर लेक्चर 3 बार रिवाइज ऑलरेडी हो गए। समझ रहे हो। और फिर जब कोर्स कंप्लीट हो गया ग्रामर का, मैं डेली पता क्या करता था, डेली 5 पेज का एक टारगेट बनाया था कि डेली 5 पेज में रिवाइज करूंगा। तो जैसे ही उठता था मैं, तो वो कैब में भी अभी मैं बताऊंगा तुमको कि उठते ही मैं, मेरा टारगेट ये था 5 पेज रिवाइज करने का, तो मैं उठते ही बस 5 पेज ग्रामर के और 5 पेज वो कैब के अपने नोट्स में से डेली फटाफट पढ़ लेता था। तो 15-15 मिनट मुश्किल से लगते थे, तो सुबह सुबह मेरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाता था। ठीक है। और रिवीजन यार इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये समझो कि एग्जाम हॉल में तुम्हारे नोट्स नहीं जाने वाले, तुम्हारे दिमाग में क्या है वही जाने वाला है। तो अच्छा रिवीजन जिसने किया होगा, तुमसे कोई भी जो आगे है ना, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके तुमसे लंबे नोट्स, बड़े नोट्स बने हैं, वो तुमसे इसलिए आगे है क्योंकि जितनी चीजें तुम्हारे दिमाग में है उससे ज्यादा उसके दिमाग में है, और वो आती तभी है जब उसने पढ़ने के साथ रिवीजन भी प्रॉपर किया है। ठीक है। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रिवीजन की आदत डालना, और इसी तरह पिछले 2-3 लेक्चर्स डेली रिवाइज करो, और इसी तरह जो है रिवीजन के स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। लंबे लंबे अगर चैप्टर, एक एक चैप्टर करके रिवाइज करोगे, 2-2, 3-3 चैप्टर, तो फिर मन नहीं करता है। ठीक है। अब आते हैं एक टिप पर जो मैंने फॉलो करी। ग्रामर में यार देखो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, मैंने बोला है कि बहुत ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टडी करना टॉपिक को। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे यार तुम कंजंक्शन पढ़ रहे हो, तो यार पढ़ो ठीक है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यार कंजंक्शन में एक एक चीज़ बहुत डेप्थ में जा रहे हो और हर चीज़ कवर करने की सोच रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि मोटा मोटा अगर तुमने पढ़ लिया है तो उस पर बेस्ड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। उसी से तुम जो पेपर दोगे ना, तो उसी से तुम्हारी बेनिफिट होगा। जो मुझे हुआ भी टीयर 1 से पहले, मेरा ग्रामर का सिलेबस नहीं कंप्लीट था, लेकिन मैंने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की प्रैक्टिस इतनी करी, मतलब एरर वाले क्वेश्चंस, वॉइस, स्पीच, है ना, तो ये सारे एरर वगैरह, तो ये मैंने इतनी प्रैक्टिस करी कि ये समझ लो डेली बेसिस पर मैं काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था, तो मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिला पेपर के दौरान टीयर 1 में भी। ठीक है। तो इसको मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इसी से तुम्हें समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ पढ़कर कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। ठीक है।
अब आते हैं वोकैबुलरी पर। तो वोकैब का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं और इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करा जा सकता है, तो पीवाईक्यूज जरूर कंप्लीट करना। बाकी इसमें क्या क्या आता है, देखो सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, अब होमोनिम्स भी इधर आने लगा है। होमोनिम्स में कुछ नहीं है। होमोनिम्स देखो यार, ये होते हैं जैसे डियर, डियर नहीं होता है डियर। डियर दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो डियर हिरन वाला डियर होता है, और दूसरा डियर जैसे प्रिय, हम लोग लेटर में लिखते थे ना, प्रिय फ्रेंड का नाम और ये सब। तो ये होमोनिम है आपस में, क्यों? क्योंकि सुनने में सेम लग रहा है पर मीनिंग अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग है लेकिन सुनने में एक जैसा लग रहा है। तो सिनोनिम्स एक एक मीनिंग सेम मीनिंग वाले होते हैं, एंटोनिम्स अलग उल्टे मीनिंग वाले होते हैं, होमोनिम्स में अलग मीनिंग रहती है, सुनने में सेम लगते हैं। तो ये भी आजकल आ रहा है, ठीक है, ये मुझे बताना था। बाकी फिर दूसरा आता है तुम्हारा इडियम्स, फ्रेजेस, मुहावरे वगैरह आता है। OWS आता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और स्पेलिंग एरर भी आता है, ठीक है। अब वोकैब की भी रिवीजन मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, बिल्कुल वैसे ही किया मैंने, पिछले 3 लेक्चर्स रिवाइज करके लाइव लेक्चर किया, फिर उसका रिवीजन किया, और इसी तरह मैं सिलेबस कंप्लीट होने तक किया। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं डेली 5 पेज वोकैब भी पढ़ता था, ठीक है, सुबह ही सुबह उठ के पहला काम करता था। अब मैं बता दूं, वोकैब में देखो मैनी क्वेश्चंस के एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व हो जाते हैं। एलिमिनेशन मतलब 4 ऑप्शन में 3 हट जाते हैं, क्यों? इस तरह बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जैसे बहुत बार ऐसा होगा, तुमने एक वोकैब पूछी रहेगी और उसका सिनोनिम पूछा रहेगा, तो उसमें क्या होगा ना, तुम्हें कभी कभी वो वर्ड का मीनिंग नहीं आता रहेगा, तो क्या करोगे? तो वो पता है क्या होता है, एसएससी जान के देता है, उसमें कभी कभी ऑप्शन A B C D में तुम देखोगे कि B C और D ये तीनों एक जैसे मीनिंग के हैं। एक जैसे मीनिंग है, इसका मतलब BCD तो हो, मतलब एक ही ऑप्शन तो सही होगा, तो BCD नहीं हो सकता, तो इसका मतलब A सही होगा। तो बात समझ रहे हो, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। अभी मैं आगे PQRS वाला भी ये तुम्हें बताऊंगा, ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग, ये भी इसके भी बेस्ट तरीका यही है कि ऑप्शन एलिमिनेशन का, इसी से मिनिमम टाइम में सॉल्व होता है ये, और कोई इससे अच्छा तरीका नहीं है। तो रिवीजन हो गया, ये एलिमिनेशन मैंने तुम्हें बता दिया वो कैब में। अब आते हैं ब्लैक बुक पर। तो यार मैंने, देखो ब्लैक बुक की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, और ज़रूरत क्या, देखो तुम्हें पड़ सकती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत यूज़ करो, अपना अपना देखो तुम्हें कैसे लग रहा है। तुम ब्लैक बुक से पढ़ पा रहे हो, पढ़ के तुम्हें समझ में आ रहा है, याद रह रहा है, तो तुम यूज़ करो। नहीं याद रह रहा है तो मत यूज़ करो। मुझे नहीं होता था मुझसे कि यार ब्लैक बुक से पढ़ पढ़ कर मैं लर्न कर लूँ, तो मैंने बैच लिया और बैच से मुझे सही लगा। बाकी अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, एक ब्लैक बुक का यार ऐप भी आ गया है, तो पता है आप बिल्कुल ये जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें पता है बहुत इंटरेक्टिव तरीके से, हम फोन पर आप ऐप ले लो और डेली थोड़े से वो ऐप की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस ऐप से, ब्लैक बुक का ही ऐप है। तो यार ये अच्छी चीज़ है, मतलब इससे एक याद रहने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। बुक से देखो एक याद करना ना कभी कभी नहीं हो पाता, तो ऐप से आप कर सकते हो, तो ट्राई जरूर करना ब्लैक बुक का ऐप एक बार, ठीक लगे तो यूज़ कर सकते हो। अब हाँ, एआई का बहुत इंपॉर्टेंट है यार इसमें, जैसे आजकल हम लोग ऐसे तो एआई यूज़ करते रहते हैं फालतू की चीज़ों में भी। तो यार वो कैब जैसे कभी कभी कुछ पता है, बहुत से वर्ड ऐसे इकट्ठा करना, जब रिवीजन करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा, उस पर स्टार मार देना कि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो यार हर बार तुम रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि इसका क्या मीनिंग था, तो तुम्हें होगा ही नहीं। तो उसे तुम इस तरह एआई का यूज़ करके रिवाइज कर सकते हो, या लर्न कर सकते हो कि लर्न कैसे करो। तो एआई से जो है पूछो तुम कि वर्ड डाल दो, और इस उससे पूछो कि यार हाउ टू रिमेम्बर, इसको कैसे याद रखें, या हाउ टू लर्न। जैसे हम लोग निमोनिक्स होते हैं ना, तो वो तुम्हें पता है निमोनिक ही बता देगा कि इसको किसी स्टोरी से रिलेट कर लो, या इसको इस वर्ड से रिलेट कर लो, तो तुम्हें याद हो जाएगा। तो बहुत से वोकैब मैंने पता एआई का यूज करके निमोनिक्स बनाए। उसके निमोनिक वही होता है कि शॉर्ट तरीका जिसको किसी चीज से याद रखा जाए। तो एआई का भी यूज मैंने काफी जगह किया, तुम भी कर सकते हो। तो ये तो मेरी वोकैब की स्ट्रेटेजी हो गई। अब आते हैं आरसी पर। आरसी में देखो 3 चीजें हैं, पैसेज आते हैं, 3 पैसेज आते हैं टीयर 2 में। टीयर 1 में अभी तक तो नहीं आ रहा था, पर पिछले साल आ गया था, तो कुछ नहीं कह सकते, टीयर 1 में भी आ सकता है। तो पैसेज के लिए तुम्हें देखो न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आता है, एक निमिषा बंसल मैम है, वो डेली एडिटोरियल पढ़ाती है न्यूज़पेपर का। तो उनका तुम डेली लेक्चर अटेंड कर सकते हो कम से कम, अगर पेपर नहीं पढ़ना है तो एडिटोरियल पढ़ना सीखोगे, रीडिंग हैबिट थोड़ी सी बनानी है, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका क्या जो मैंने भी यूज़ किया, कि पैसेज का जो शुरुआत की प्रैक्टिस के लिए ना,
शुरुआत में इसको समझने के लिए तुम PYQs लगाओ, बस सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर तुम PYQs लगा रहे हो और तुमसे टाइम में उस टाइम में हो जा रहे हैं सॉल्व चीज़ें, पैसेज पढ़ रहे हो और समझने लग रहे हो, तुम्हें समझना है ज़रूरी, और क्वेश्चन उन पर लगा ले रहे हो, तो तुम्हारा पैसेज अच्छा है। और प्रैक्टिस ही इससे, तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम कम टाइम में पैसेज पढ़ना समझना सीखोगे, क्वेश्चन आंसर भी कर लोगे। तो सबसे ज़रूरी तो यार यही है, PYQs लगाओ। और बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर एडिटोरियल वगैरह पढ़ना चाहो, क्योंकि तुमने अगर SSC CGL के सिलेबस में देखा हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 3 पैसेज आएंगे, जिसमें से एक स्टोरी वगैरह का होगा और 2 एडिटोरियल से आएंगे। तो यार मतलब बिल्कुल फंसने की चांस बहुत है कि तुम एडिटोरियल्स अगर पढ़ रहे हो तो उसमें से 2 फंस जाए। और अगर फंस गया तो सोचो, तुमने पहले ही पढ़ा रहेगा तो तुम तुरंत आंसर कर लोगे। इसमें पता है सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, अगर कोई होता है इंग्लिश में तो पैसेज ही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसको इसीलिए लास्ट में हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो ये कर सकते हो पैसेज के लिए। प्लस क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट में हम लोग इसको फिलर्स भी बोलते हैं। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, और उसमें बीच बीच में जो है ब्लैंक्स दिए रहेंगे, यहाँ 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 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो तुम्हें फिल करना रहेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसकी भी तुम्हें जो है प्रैक्टिस करते करते ये भी सीख जाओगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं PQRS पे। तो यार PQRS का मतलब है सेंटेंस रीऑर्डरिंग, ठीक है। 4 सेंटेंस दिए रहेंगे PQRS, ठीक है, और उनको बोला जाएगा सही ऑर्डर में लगाओ, और ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसका सबसे कम समय में इसको सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो। जैसे ये दिया है मान लो, ठीक है, ये दिया है, तो पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब तुमने खुद ही देख लिया कि यार मतलब आंसर P या Q से ही स्टार्ट होगा, तो तुम्हें अब RS देखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट RS को P और Q में देखो कौन सा इंट्रोडक्शन वाला स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। शुरुआत किससे हो सकती है? जैसे वंस अपॉन अ टाइम करके लिखा है, या किसी का इंट्रो दे रहा है, किसी के बारे में शुरुआत बता रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा कि स्टार्ट किससे होगा। तो ये तुम्हारा मान लो P से होगा, तो Q, B और C कट गया। अब P के बाद इसमें क्या आ रहा है? Q, और इसमें आ रहा है R। तो बस Q और R में देख लो कि कौन किसके बाद आएगा, वो पता चल जाता है। धीरे धीरे तुम वही रीडिंग की हैबिट डालोगे समझने की, तो खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसके बाद आएगा। तो ये इसका मिनिमम टाइम में इसी तरह सॉल्व होता है ये, बस। और पता चल जाएगा कौन सा है तो तुम वो भी काट दोगे, ये नहीं हो सकता तो बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश का ओवरऑल यही चीज़ें थी। टॉपिक्स ये आते हैं, और तुम्हें मैंने काफ़ी चीज़ों का ये भी बता दिया कि इसको कैसे सबसे कम मतलब मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। बाकी मेरी स्ट्रेटजी तो यही थी, आप थोड़ा बहुत अपना चेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग करना ही पड़ता है। देखो सबके लिए सब कुछ सूट नहीं करता है, हाँ, लेकिन मैंने जो है रिवीजन जो बताया ना, ये आप बिल्कुल इसको ध्यान रखना कि यार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट रिवीजन, छोटा रिवीजन। मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हैं कि कैसे मैंने पहले अटेम्प्ट में अपने CGL निकाला। तो मैंने बताया है कि यार UPSC में जो गलती हुई मैंने उससे सीखा कि यार रिवीजन का एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर पता है धीरे धीरे क्या होता है कि हम पीछे जाने लगते हैं प्रिपरेशन में, और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है कि फिर पढ़ने का नहीं मन करता। तो ये नौबत ना आए इसके लिए, डे 1 से जैसे पढ़ते हो डेली वैसे ही रिवीजन भी डेली छोटा छोटा करना है, 2-2 लेक्चर 3-3 लेक्चर का। तो इससे तुम मतलब 2-2 3-3 लेक्चर रिवाइज करने में देखो वो भी नहीं होता है कि मन नहीं है, क्योंकि लंबा लंबा होता है जब रिवीजन, तभी नहीं मन करता है। तो रिवीजन का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी ये जो मैंने टिप्स दी हैं इसको आई होप कि आप लोग यूज़ करोगे अपनी प्रिपरेशन आसान करने के लिए। तो थैंक यू।